बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। If a and b are two integers, then a unique integer d such that a unique integer d यानी d एक ऐसा यूनिक इंटीजर है, इस तरीके का है such that d ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा और ज़ीरो भी नहीं होगा, यानी ज़ीरो से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है ये, क्योंकि डी एक इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। डी डिवाइड्स ए, यानी डी ए को डिवाइड करता है एंड डी डिवाइड्स बी, और डी जो होगा वो बी को डिवाइड करता है। सेकेंड है, इफ़ डी वन डिवाइड करता है ए को एंड डी वन डिवाइड करता है बी को, दैन प्रूफ हमें करना है डी वन डिवाइड करेगा डी को, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो हमको गिवन है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर। हालांकि ये हमको गिवन है, फिर भी हमने ये माना हुआ है कि ए और बी जो है वो दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं विद ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू बी से के इक्वल हो सकती है या बी से ग्रेटर है। देन वाई डिवीज़न एल्गोरिथम, यहाँ पर ये लेट इसलिए किया गया है क्योंकि वैसे तो बता ही दिया गया था ए और बी जो है वो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया है, माना है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो बी होगी, क्योंकि हमको शुरू में नहीं बताया गया था ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो हमने ए को बड़ा मान लिया बी से। बी भी ए से बड़ा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई तो बड़ा होगा, इसलिए हमने ए को मान लिया कि बी से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर मौजूद हो सकता है यूनिक, यानी एक ऐसा नंबर जो दूसरा नहीं होगा, पेयर यानी जोड़ा होगा इंटीजर का, ऑफ इंटीजर, दो ऐसे नंबर को जोड़ा होगा जिनके नाम है Q1 और QR1, ये मान लिए, सच दैट इस तरीके से होगा डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू B Q1 प्लस R1, वेयर R1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो के इक्वल हो सकती है, ज़ीरो से ग्रेटर होगी, लेस देन, लेकिन B होगी। यानी यह हम डिवाइड करते हैं इस A को B से, जो क्वोशिएंट आएगा वो Q1 और रिमाइंडर बचेगा, ये ज़ीरो भी हो सकता है या कुछ और भी होगा, लेकिन ये इस B से कम होगा, तो इसको हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम से इस तरीके से लिखा करते हैं, जैसे यूजली हम लोग डिवाइड करते हैं वो ये है। अब यहाँ पर हम लोग मालूम है कि ये जो होता है डिवाइज़र वो रिमाइंडर से ग्रेटर होता है, सिंस B ग्रेटर देन R1, B जो है वो R1 से ग्रेटर है। अगेन Y डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी जिस तरीके से हम लोगों ने ए और बी के लिए डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई किया था कि ए बी के से ग्रेटर है, ऐसे ही बी R1 से ग्रेटर है, तो सेम इसी तरीके से हमको लिखना है कि देयर एग्जिस्ट, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस तरीके से जो ऊपर लिखी थी, यूनिक, सेम वही लैंग्वेज है जो ऊपर लिखी थी, यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहले जो इंटीजर लिए थे वो Q1 R1 लिए थे, इंटीजर्स, अब Q2 और R2 ले लेंगे, सच दैट जो V की वैल्यू होगी, इस तरीके से A और B में है रिलेशन ऊपर, वैसे यहाँ पर अब B और R1 में है, यानी A का रोल V और B का रोल R1 अदा करेगा, तो उनकी प्लेस भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रही है, और Q1 के यहाँ पर Q2 आ गया है और R1 के यहाँ पर R2 आ गया है,
और सेम इसी तरीके से लिखना है कि वेयर जो R2 होगा वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा या लेस देन जो होगा वो डिवाइज़र से, और डिवाइज़र कौन है यहाँ पर R1, तो यहाँ पर R1 से वो लेस होगा। तो इस तरीके का हम लोगों ने ये दिखा दिया, और ये प्रोसेस आगे भी ऐसे जारी रहेगी, यानी हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है उसके बारे में हम दोबारा कह सकते हैं वो डिवाइज़र से लेस होगा, कम होगा, या हम कह सकते हैं डिवाइज़र ग्रेटर होगा। आल्सो सिंस, जैसे कि ऊपर भी लिखा था हमने, जो डिवाइज़र है वो बड़ा होता है इस रिमाइंडर से, जो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद बचता है नीचे उससे। तो हम कह सकते हैं दोबारा से इसी जो हमने सबसे पहले AOB के लिए जो अप्लाई किया था डिवीज़न एल्गोरिथम, फिर वही हमने B और R1 के लिए अप्लाई किया था, वो ये है। इसी तरीके से लिए हम अब R1 और R2 के लिए अप्लाई कर देंगे। तो वाई डिवीज़न एल्गोरिथम, देयर एग्जिस्ट unique pair of integers Q3 and R3 such that R1 की जो वैल्यू होगी वो R2 इंटू Q3 और प्लस R3 के इक्वल होगी। यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया है Q3 और R3 इंटीजर हैं, और R3 के बारे में लिख देंगे कि वो ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, और लेस देन लेकिन वो R2 से है। तो इसी चीज़ को हम लगातार जब कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इस तरीके से जब हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, वी हैव, तो हमें मिलेगा वी हैव, जो वी होगा वो ग्रेटर R1 है, ये हम लोगों ने शुरू में देखा था, यानी डिवाइज़र रिमाइंडर से बड़ा होता है। अब सेकंड वाले केस में ये डिवाइज़र हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा, और ये प्रोसेस आगे भी इस तरीके से चलती रहेगी और चलती रहेगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमें एक सीक्वेंस मिला है, यानी एक हम बता सकते हैं कि अगला टर्म क्या आएगा। तो एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस ऐसा है कि डिक्रीजिंग है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो वैल्यू कम होती जा रही है। और इससे कह सकते हैं कि ये मोनोटोनिक भी है। मोनोटोनिक मतलब एक लय का, मतलब ऐसा नहीं कि कभी घट रहा हो और कभी रुक गया हो और फिर घटने लगे या बढ़ने लगे, ऐसा नहीं, लगातार ही घटता चला जा रहा है। तो इसे बोलते हैं विच इज़ ए मोनो होता है एक ही लय का, मोनोटोनिक मोनो माने एक होता है, टोनिक एक ही लय का, यानी लगातार जो है घट रहा है, लगातार हो रहा है। कैसे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ माने कम हो रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में ऐसा होता है कि हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, उसे सीक्वेंस बोलते हैं ऑफ, और ये सारे के सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दस, और इस तरीके से हैज़ टू टर्मिनेट मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब हुआ जैसे आपके पास 10 है, उसमें 1 कम करेंगे 9 हो जाएगा, 1 कम करेंगे 8 हो जाएगा, कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा ये 0 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये Rn+1 जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये लगातार कम हो रहा है। और
कम होते होते, जैसे ये कम होगा तो 1 से कम होगा या 2 से कम होगा, क्योंकि सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर के बीच में गैप होता है 1 या 2 या 3, इस तरीके से डिस्क्रीट में होता है, यानी पॉइंट में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये अगर ये 2 है तो ये 1.9, ऐसा नहीं। अगर ये बना 10 है तो ये 9 होगा या 8 होगा या 7 होगा, और ये इसी तरीके से अगर 7 है तो ये 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरीके से कम होते होते एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो जो अभी तक किया है इसी को आप समराइज़ करके हम लोग लिख रहे हैं इन दिस वे, और इस तरीके से इन दिस वे वी हैव दी फॉलोइंग। तो हमको मिला है a इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, और b की वैल्यू हो जाएगी R1 Q2 प्लस R2 हो जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। तो R1 की वैल्यू R2 प्लस Q3 प्लस R3 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरीके से R2 जो होगा उसे लिखा जा सकता है, ये हम पहले कर चुके हैं, उसको बस लिखना है। जैसे कि हम बता दें आपको कि जब हमने लिखा था यहाँ पर सबसे पहली बार जो डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई किया था तो ये वैल्यू आई थी, ये रिज़ल्ट आया था, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको डाला है, ऐसे ही फिर इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 डाला है। तो ये हम काम कर चुके हैं, और बस फिर सिमिलरली इस तरीके से होता रहेगा कंटिन्यूस इन दिस वे जो लिखा है। तो उसमें करके नहीं दिखाया तो वहाँ पर 1-2 टर्म और दिखा दे रहे हैं, बस ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। R3 Q4 बस एक नंबर बढ़ जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4, और ऐसे R1 R2 R3, और ये हो जाएगा R4, इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे 4। और फिर इसी तरीके से R3 जो आएगा, तो R3 जो आया होगा उसे लिख सकते हैं हम लोग R4 और Q5 और प्लस का R5, इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। ऐसे ही और आगे चलता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर R जो N हमने ऊपर लिखा था N+1, तो उससे पहले N-2 भी होगा, और इससे बड़ा नंबर ये है, तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो R जैसे N-2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 2 और 1 का डिफरेंस -1 बचेगा, तो N-1 आ जाएगा। और साथ में इसमें Q यहाँ पर इनके बीच में 1 का गैप, यानी इसमें एक और ऐड कर दिया जाए। N-1 में जब हम एक और ऐड करेंगे तो कैंसिल होकर N आ जाएगा, तो ये QN आ जाएगा और RN आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर N डाल दिए। जैसे ये 5 था तो 5, 4 है तो 4, 3 है 3, 2 है 2, और N है तो N नंबर डाल दिया। इसी को देखते हुए अगला टर्म लिखेंगे, इसमें एक ऐड किया तो ये आ गया, यानी क्योंकि देखना है कि R2 के बाद ये R2 इधर, R3 के बाद R3 इधर, R4 यहाँ पर होगा, और R-1 है तो R-1 यहाँ पर होगा, और इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी RN, और इससे बड़ी वैल्यू 1 यहाँ पर 1 ऐड कर दो, ये N+1 आ जाएगा, और R भी N+1 हो जाएगी। इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर N+1 यहाँ पर हम लोगों ने डाल के लिखा है, डाल दिया है। अब हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर N+1 से कह सकते हैं वी सी दैट, कि हम देखेंगे कि जो RN है वो डिवाइड करेगा Rn-1 को। Rn जो होगा वो डिवाइड करेगा, इसका रीज़न क्या है, क्यों डिवाइड करेगा? इसका रीज़न ये है कि जो लास्ट का जो टर्म है उसके बारे में हम पहले ही लिख चुके हैं कि रिमाइंडर ये R+N कितना 0 है, आप इसको 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाद में हमको कि अगर Rn इसको डिवाइड कर रहा है, अगर Rn इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। सिंस बता दें हम कि हम पहले ही बता चुके हैं कि Rn+1 जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 है, यानी ये 0 है, यानी इसके 2 फैक्टर हैं Rn और Qn+1, तो दोनों ही फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब साथ ही साथ
यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आर एन है, आर एन डिवाइड कर रहा है n-1 को, तो डिवाइड कर ही रहा, हमने देखा ऊपर। और साथ ही साथ जो आर एन है वो डिवाइड करता है खुद आर एन को, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 जो होता है वो 4 को डिवाइड करता है। यानी अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0, यानी फुली डिवाइड करता है। तो उसी चीज़ को लिखा है, कोई मतलब नई चीज़ नहीं है कि आर एन डिवाइड करता है आर एन को ही। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी इसमें हम q एक इंटीजर से इंटू कर दें और इसमें ऐड कर दें ये वाला नंबर, तो वो भी इस आर एन से डिवाइड होगा। इसमें हमने यानी एक थ्योरम का यूज़ कर लिया कि दो अलग अलग नंबर अगर डिवाइड होते हैं किसी नंबर से यानी आर एन से, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इंटीजर का, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्यू एन इंटीजर है, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो ये वैल्यू जो है टोटल डिवाइड करेगी, हो जाएगी इस नंबर से। तो लेकिन ये इक्वेशन हम देखें, ये वैल्यू जो है आप देखिए इस वाले इक्वेशन से, यानी Qn-1 और Qn प्लस आर एन, ये इक्वेशन नंबर n से इसको हम Rn-2 लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट Rn डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा n-2 को। ये कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर n से लिख दिया हमने। इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ये लिख दिया है, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। सिमिलरली का हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था। सिमिलरली आर एन जो होगा वो डिवाइड करता है Rn-3 को भी डिवाइड करेगा। और फिर हम यहाँ पर कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इस तरीके से हम वी ऑब्ज़र्व दैट, तो हमको ये ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा कि आर एन, मतलब इसी तरीके से जब हम देख रहे हैं कि आर एन डिवाइड कर रहा है आर एन को भी, Rn-1 को Rn-2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो Rn-3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो आर एन है ना सिर्फ इसी जगह Rn-4 को भी डिवाइड करेगा, आर एन जो होगा वो R3 को भी डिवाइड करेगा, और आर एन जो है वो R2 को भी डिवाइड करेगा, आर एन जो होगा वो R1 को भी डिवाइड करेगा, आर एन जो होगा फिर से पहले क्या था, वी था, वी को भी डिवाइड करेगा। और इसका सीधा जो है रिजल्ट ये निकलेगा कि जो आर एन की जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं आर एन डिवाइड करेगा ए को भी डिवाइड करेगा, यानी आर एन, दिस इम्प्लाइज है आर एन डिवाइड टू बी, यहाँ सॉरी ए। तो यहाँ पर हमने जो पहले लिख दिया था आर एन डिवाइड टू बी, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि और साथ में ये भी समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पर देखिए जो लिखा है वो इस इक्वेशन नंबर हम 2 के बेस पर इसको बता सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो ये दोनों ही टर्म हमारे डिवाइड हो रहे हैं आर एन से, तो इसलिए ये भी डिवाइड होगा। ये थ्योरम के बेस पर हम लोग लिख सकते हैं, लिख भी दिया था हमने। अब ये कैसे डिवाइड होगा, ये तो R2 के बारे में तो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, R2 को डिवाइड करता है Rn, तो ये वाला टर्म हो गया। अब ये वाली फैक्टर, ये पूरी वैल्यू को देखने में, अगर एक भी फैक्टर को Rn डिवाइड करेगा तो पूरी वैल्यू को भी Rn डिवाइड करेगा, क्योंकि इस R1 के बारे में यहाँ पर लिखा है कि Rn डिवाइड करता है, क्योंकि रिमाइंडर है, सभी रिमाइंडर को Rn डिवाइड करता है, ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं सिमिलरली करते हुए। तो इसलिए ये दोनों ही जब डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो उनका सम भी डिवाइड होगा, इसलिए बी को भी डिवाइड करेगा इस आर एन। अब देखिए बी को डिवाइड करेगा और आर एन को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पर सेम लॉजिक जैसे यहाँ पर था, जब दोनों को डिवाइड करेगा तो इनके कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन को भी, यानी ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस बात को यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ा सा सिंपल लगे तो इसको हम आर एन को एक सिंपल सा नाम दे देंगे, टेकिंग आर एन को डी बोल देंगे, जो रिमाइंडर है
वी सी दैट, और ये सबसे छोटा दैट हम देखते हैं कि आर एन की वैल्यू जो होगी, जो कि हमने वो डी ली है, वो ज़ीरो से ग्रेटर हो, यानी रिमाइंडर ज़ीरो वाला डिपेंड ना हो। और हम देखेंगे साथ साथ कि डी डिवाइड करता है ए को, जो हम मतलब दिखा चुके हैं यहाँ पर। बस इसको हम लोगों ने आर एन लिखा था और इसको हमने यहाँ पर डी से डिनोट कर दिया है। और साथ ही साथ जो डी है वो बी को भी डिवाइड करता है, हमने इसे डी नोटेशन में लिया। वैसे तो यहाँ पर आर एन की फॉर्म में तो पहले से हम लोगों ने प्रूव कर दिया था, लिख दिया था। अब जैसे ही हमने आर एन को डी मान लिया है, वैसे ही हम देख रहे हैं आर एन के बारे में ये बातें हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम पहला वाला प्रूव हो जाएगा, तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे, विच प्रूव्स दैट पार्ट वन। पहला जो पार्ट था, यानी दो पार्ट हमें प्रूव करना थे, तो पहला पार्ट यानी डी ग्रेटर देन ज़ीरो अगर है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर हमें इंटीजर मिल जाएगा एक, और ये इंटीजर यूनिक इंटीजर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो रहेगा, वो दूसरे वाले पार्ट पर रहेगा। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, इफ़ D1 डिवाइड करता है ए को और D2 डिवाइड करता है बी को, तो हमें प्रूव करना है D1 D को भी डिवाइड करेगा। तो इसी से की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। नाउ हमको पता है कि D1 डिवाइड करता है ए को एंड D2 डिवाइड करता है बी को। देन हम लोग एक जो पहला प्रूव कर चुके हैं तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। देन फ्रॉम वन से कह सकते हैं वी हैव, तो हमारे पास ये है कि जो D1 होगा वो R1 को भी डिवाइड करेगा। भाई हमने इसको D के बारे में देखा था, यानी RN के बारे में देखा था कि ये D जो था यानी RN था वो R1 को भी डिवाइड कर रहा था, R2 को भी डिवाइड कर रहा था। तो ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए इस बात को कह पाएंगे, वाई लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर इस बेस पे भी कह सकते हैं कि R1 यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस R2 और R3 का इस बेस पे भी कह पाएंगे, और R2 R3 भी D1 से डिवाइड हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कंटिन्यूइंग, यानी इस चीज़ को हम दोबारा से और इंटीजर के लिए लागू कर देंगे इन दिस वे, यानी इस रास्ते को और भी आगे बढ़ाएंगे। भी हमको मिलेगा वी हैव, ये D1 जो होगा वो डिवाइड करेगा R2 को, क्योंकि देखिए यहाँ से भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा R1 के लिए। R1 के बारे में लिखना था कि डिवाइड, तो इसको हम उधर पहुँचा दें, तो ये A में से माइनस होगा VQ1, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है R1, तो इसलिए मतलब A को भी D1 डिवाइड कर रहा है और B को भी D1 डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से इनका जो डिफरेंस होगा उसको भी, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन A और B का होगा उसको भी डिवाइड कर रहा होगा। क्योंकि हमने दिखाया था कि R1 का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, तो लेकिन जो हम अपनी ये वाली बात लिखना जो चाहेंगे D1 को डिवाइड कर R1, वो इस बेस पे लिख पाएंगे कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से R1 की वैल्यू ये लीनियर कॉम्बिनेशन निकाली। लीनियर कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं, प्लस को भी इस तरीके से हम ब्रैकेट में करते हुए माइनस को लिख सकते हैं। तो ऐसे करके माइनस को अंदर लिखा जा सकता है। तो ए बी दोनों को डिवाइड कर रहा है D1, तो इसलिए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी, यानी जैसे हम कहेंगे R1 को भी डिवाइड करेगा। जिस तरीके से R1 के बारे में कह दिया, इसी तरीके से हम लोग R2 के बारे में कह सकते हैं, D1 R3 के बारे में भी कह सकते हैं D1 डिवाइड करेगा R4 के बारे में, ऐसी तरीके से एंड सो ऑन D1 Rn को डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि D1 जो होगा जब Rn को डिवाइड किया तो Rn ही तो हमारा क्या है, D है। बता देंगे Rn ही तो हमारा D है। इस बेस पर हमने दिखा दिया कि D1 D, तो ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये प्रूव करना तो वो तो आ गया है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट था यूनिक इंटीजर होगा D, तो ये बात तो हमारी हो चुकी है। चलिए ये बात मतलब हमें प्रूव करना है यूनिकनेस। क्या ये एक ऐसा ही, एक अकेला एक ही ऐसा होगा कि इसके अलावा भी कोई और होगा D।
तो अब हम इसी बात को यूनिकनेस के अंदर देख लेते हैं कि अद्वितीय यानी इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। इफ़ पॉसिबल, मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। इफ़ पॉसिबल, और वो मान लिया कि डी के अलावा ऐसा नंबर जी है। जी वी एनदर, एनदर यानी दूसरा कोई होगा, एनदर इंटीजर होगा। और जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी डी के लिए वही जी के लिए करते हैं, यानी जी ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, वो इस तरीके से होगा कि जी ए को भी डिवाइड कर रहा है और साथ में जी जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। इफ़ G1, जैसे कि अभी हमने लिखा है, जिस तरीके से डी के लिए जो बात लिखी है वही अब जी के लिए लिखेंगे। इफ़ G1 ए को डिवाइड करता है एंड G1 बी को डिवाइड कर रहा है, जिस तरीके से वो डी डिवाइड कर रहा था ए और बी को, तब हमें मिला था एक इंटीजर D1। तो अब यहाँ पर G1 भी ऐसा होगा कुछ जो जी को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर पहले ही जान चुके हैं, ऊपर हमारे हाथ में है कि D1 जो है वो डिवाइड करता है डी को, और साथ ही साथ जो D1 है इज़ एनी कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, यानी ऐसा डिवाइज़र है जो ए को भी डिवाइड करता है बी को, यानी कॉमन जिसे कहेंगे। डिवाइज़र है नहीं, पूरा डिवाइस करता है। ये हम लोग चीज़ लिख चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो मतलब अब ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, सिंस पर्टिकुलर बी टेक हम ले सकते हैं, बी कैन टेक जो D1 है उसको जी के इक्वल ले लें। अगर D1 को हमने जी के इक्वल ले लिया है तो इस D1 के बारे में तो पता ही हमें कि D1 डिवाइड करता है डी को, तो D1 की जगह पर जी आ जाए, तो इसका सीधा मतलब लिख लेगा 10, कह सकते हैं हम कि जो जी है वो डिवाइड करेगा डी को। इसको इक्वेशन नंबर हम ए डाल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं आल्सो G1 जी को डिवाइड करता है एंड G1 इज़, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है डी के बारे में, वही हम D1 के बारे में जो लिखा था वही G1 के बारे में लिख रहे हैं। G1 इज़ एनी कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। तो और उसमें भी हमने जैसे पर्टिकुलर किया था, इन पर्टिकुलर केस, इन पर्टिकुलर किसी ख़ास परिस्थितियों में हम ले सकते हैं वी कैन टेक G1 को हम D मान लें। तो G1 को हम जब D मानेंगे तो D डिवाइड करेगा G को यहाँ से, तो जो D होगा वो G को डिवाइड करेगा, इस इक्वेशन नंबर में वही डाल देंगे। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम A एंड B, ये दोनों अगर G डिवाइड कर रहा है D को और D डिवाइड कर रहा है G को, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब G इक्वल हो जाएगा D के। इट इज़ ओनली पॉसिबल वैन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या लिख सकते हैं आप इट इज़ ओनली पॉसिबल वैन, ये भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है, यानी यूनिक होगा। यानी हमारा इस तरीके से जो प्रूफ था वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, अपना जो प्रूव करना था वो तो वहाँ पर दोनों रिज़ल्ट हो चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे आपने अगर ले लिया, क्योंकि दे तो नहीं रखा था कि ए बड़ा है बी, अगर बी ग्रेटर देन अगर ए होगा तो बस आपको क्या करना है, अगर आपने मान लिया तो जहाँ जहाँ पर ए आया है उसकी यहाँ पर बी कर लेंगे, जहाँ पर बी आया है वहाँ पर ए कर लेंगे, और सेम रिज़ल्ट ऐसे ही हो जाएगा। अब दूसरा हम देख रहे हैं कि माना कि ए निगेटिव हो या बी निगेटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो,
तो सिर्फ हमें ए और बी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं वो लेना पड़ती हैं। तो हमें ए और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगी। और तीसरा केस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी अपना प्रूफ तो यहाँ पर हो चुका था कि माना दो इंटीजर हैं। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है कि दो इंटीजर आपको दे दिए जाएं। वैसे तो ये भी होता है उसका जो आप निकालते हैं जीसीडी यानी एचसीएफ, वो कुछ भी आता है। लेकिन अगर इनमें से एक नंबर ज़ीरो हो जाए तो एचसीएफ यानी क्या आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो वो जो है अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपको मालूम है ये बी चाहे प्लस या माइनस का मॉडुलस होगा। जैसे कि 0.5 भी हो सकता है और 0-5 भी हो सकता है। दोनों केस में हम क्या करेंगे कि हम इनका जो भी नंबर यहाँ पर लिखे होंगे इनका मॉडुलस ले लेंगे। और आपको मालूम है 5 का मॉडुलस 5 ही होता है और -5 का मॉडुलस कहीं माइनस हट जाएगा 5 ही होगा। यानी माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसका मॉडुलस वैल्यू लेना है। तो किसी से भी आप जब भी ज़ीरो और किसी भी नंबर का हमें फाइंड करना हो जीसीएफ या फिर एचसीएफ, तो वो होता है ये वाला नंबर होगा उसका मॉडुलस। यानी आप 5 है तो सिंपली 5 कह सकते हो यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।